स्वागत है आप सबका। आई होप आप सबको मेरी आवाज आ पा रही होगी। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एवरीवन। गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप आप सबको मेरी आवाज आ पा रही होगी। मेरा नाम वसु कटारा है दोस्तों। स्टूडेंट्स मुझे वीके सर कहते हैं। मेरा नाम वसु कटारा है। स्टूडेंट्स मुझे वीके सर कहते हैं। और आज हम सेशन शुरू करने जा रहे हैं सिविल सर्विस एग्जाम, जिसको आईएएस की परीक्षा भी कहते हैं कुछ लोग। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी की ओर, इन द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एमसीक्यूज। आपके साथ हम एमसीक्यू लेकर आए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1990 से 1930 के बीच के टाइम पीरियड के अलग अलग एमसीक्यू लेकर आए हैं, ताकि सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन हम कर पाए। स्वागत है आप सबका। स्वागत है निधि जी, आपको, वर्षा, अनीश कुमार मौर्य जी, स्वागत है आप सबका। आप लोग जानते ही हैं मेरा नाम वीके सर। शुरू करते हैं आज की क्लास हम बेटा। पहला क्वेश्चन हमारा है आज के लिए, एमसीक्यू है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का है, और मैं आपको टाइम पीरियड बता चुका हूं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ नेहरू रिपोर्ट इन 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928 की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंसेस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन। दूसरा स्टेटमेंट कहता है डिमांड ऑफ 19 फंडामेंटल राइट्स which included equal rights for women, liberty of making associations, right to vote for women, men and women above sorry above 21 years of age। 19 मौलिक अधिकारों की मांग, जिसमें महिलाओं को समान अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता तथा 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों एवं महिलाओं को मत देने का अधिकार आदि मांगे सम्मिलित थी। थर्ड स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच विद रेसिडुअल पावर्स इन्वेस्टेड इन सेंटर एंड प्रोविंसेस इक्वली। संघीय प्रणाली की सरकार जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र एवं राज्य में समान रूप से निहित हों। उपयुक्त में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। आपके लिए हम बाइलिंगुअल क्वेश्चन लेकर आए हैं। और अमृता अंजलि, सिविल सर्विस एग्जाम जो कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लिए होता है बेटा सिविल सर्विस एग्जाम। ईपीएफओ एग्जाम आपका अक्टूबर में है, ये ग्रुप बी सर्विस है। ये सारी ऊपर गली दी हुई सर्विसेज ग्रुप ए होती हैं। ईपीएफओ एक ग्रुप बी सर्विस है जो कि यूपीएससी कुछ 3-4 साल या 20 बहुत मतलब रेयरली करवाता है, इस बार हो रहा है। उसके लिए हम नहीं, ये सीरीज पर्टिकुलर 330 पे हम सिविल सर्विस एग्जाम के लिए लेकर आए हैं। बहरहाल ये ईपीएफओ एग्जाम के लिए भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल टॉपिक आपके कोर्स में भी है। अगर आप ईपीएफओ के स्टूडेंट हैं, आप क्लास देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट प्राइमरली वी आर टारगेटिंग द ऑडियंस ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम, राइट। पहला क्वेश्चन मैंने आप बताया, प्लीज ट्राई करें। अभी तक अविनाश, पूजा एंड निधि का रिस्पॉन्स आया है, वर्षा ऑल्सो। गाइज, और एक काम जरूर करना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स पे शेयर करो कि सिविल सर्विस एग्जाम और ईपीएफओ एग्जाम से जुड़े हुए क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं लाइव, और स्टूडेंट्स आने चाहिए। मैं चाहता हूं बाकी सारे लोग भी पार्टिसिपेट करें हमारे साथ। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना अच्छा रहेगा, उतने लोगों का भला भी हो पाएगा, राइट। एजुकेशन आई थिंक विल बी स्प्रेड दिस वे। आप बताइए, इसका सवाल का जवाब देने की कोशिश करिए। मैं आपको 10 सेकेंड्स देता हूं, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी। गाइस, आई थिंक करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको देने का टाइम आ चुका है। तो इसका आंसर है पहली बात तो ए, 1 एंड 2। और मैं देख रहा हूं अविनाश ने मुझे बताया है ऑल आर करेक्ट नहीं होगा यार। अ फेडरल गवर्नमेंट विद रेसिडुअल पावर्स इन्वेस्टेड इन सेंटर्स एंड प्रोविंसेस इक्वली। अवशिष्ट शक्तियां राज्य और केंद्र में समान रूप से निहित हों। यह स्टेटमेंट पूरी तरह गलत है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक संघीय प्रणाली की बात करी थी। संघीय प्रणाली का मतलब है केंद्र और राज्यों में, सेंटर एंड स्टेट्स में
पावर्स बटी होती हैं, डिवाइड होती हैं, जैसे आज डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू द 7th शेड्यूल नंबर 7 आज डिवाइडेड है ना 3 लिस्ट में, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, और जो बचती हैं वो रेसिडुअल पावर्स होती हैं। आज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ही तो होता है। और नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी, मोतीलाल नेहरू जी द्वारा दी गई रिपोर्ट थी। दोस्तों ये सेशन आपके इंफॉर्मेशन एनरिचमेंट सेशन होंगे, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाएगी इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, एक एक चीज के बारे में, कि आपकी हिस्ट्री इसके साथ साथ ही, इन क्वेश्चंस के साथ साथ ही तैयार होती रहेगी, ये मेरी गारंटी है। आप लोग मुझसे सवाल पूछेंगे कि सर नेहरू रिपोर्ट क्या थी। नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू जो उनके पिताजी थे, इनके द्वारा लाई गई एक रिपोर्ट। इसको आप अगर कह रहे हैं ना, तो इट इज नथिंग लेस देन अ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान को बनाने की पहली प्रक्रिया थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया थी। क्या था? अंग्रेजों ने भारतीयों को चैलेंज किया था कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते हैं। एक अंग्रेजी ऑफिसर था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, बर्किन हेड उनका नाम था, बर्किन हेड, ये अंग्रेज थे। इन्होंने भारतीयों को बोला कि भारतीय अपना संविधान बनाने में सक्षम नहीं है, इंडियंस आर नॉट कैपेबल टू मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसी का रिस्पॉन्स, उसी का परिणाम मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट बना के 1928 में अंग्रेजों को, हालांकि ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि मुंह पे मारा कि ये लो हमने बना लिया कॉन्स्टिट्यूशन, अब बोलो। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो नेहरू रिपोर्ट में हमने प्रांतों को, प्रोविंसेस को, जैसे आज के टाइम में भी हमारे स्टेट्स या प्रांत होते हैं ना, प्रांतों को हमने लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषाई आधारों पर डिवाइड किया, भाषाई आधारों पर डिवाइड करने की बात करी। इसके अलावा 19 फंडामेंटल राइट, आज भी हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। ऐसे जितने भी यहाँ पे उदाहरण दिए हैं ऐसे ही हैं, इससे थोड़े ज्यादा ही हैं बल्कि। तो उस टाइम पे भी फंडामेंटल राइट देने की बात करी थी, आज भी देने की बात करी है भारत के संविधान में। और फाइनली ये स्टेटमेंट जो गलत है, 3 स्टेटमेंट गलत है। ये गलत है क्योंकि रेसिडुअल पावर्स सिर्फ और सिर्फ सेंटर या केंद्र के हाथों में थी। आई रिपीट, रेसिडुअल पावर सिर्फ और सिर्फ केंद्र के हाथों में थी, सेंटर गवर्नमेंट के पास थी। तो इसका सवाल का सही जवाब ए है। हम सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा रिलेटिवली सिंपल है, पर अवेयरनेस इस कॉन्सेप्ट के बारे में सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स में थोड़ी कम है, ये मैं जानता हूं, मैं चाहता हूं, इसीलिए। And yes, Avinash, we actually deserve more audience. That is why I'm trying to garner as much audience as possible, so that many people, many students in the country can be benefited, because these classes are bilingual in nature, द्विभाषी होती हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों, both will be catered. That's why I'm saying please share it with your friends. They should also see, no? So Government of India Act 1919, Morley-Minto Reforms 1909, Government of India Act 1935 and Vernacular Press Act 1878. मुदीमैन कमेटी सेटअप की गई थी इनमें से किसके लिए? और बहुत बढ़िया निधि वशिष्ठ, आपने बताया कि सर 18 वर्ष की आयु करी गई थी, 1989 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लाया गया था। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। दैट्स व्हाई आई एम प्राउड ऑफ यू स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई आई एम प्राउड ऑफ यू स्टूडेंट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। क्विकली गाइस, इसका सवाल का जवाब देने की प्रयास करें प्लीज, इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करें प्लीज। यस यस यस, एब्सोल्युटली, प्लीज आंसर। मुदीमान कमेटी। एंड गाइस, आप लोग देख रहे हैं, प्लीज लाइक भी करिएगा वीडियो को। और ये बहुत अच्छे, आज आप वाकई बहुत अच्छे क्वेश्चंस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए हम लेकर आए हैं, जो कि आपके यूपीएससी एग्जाम्स के लिए फोकस्ड है, बट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ईपीएफओ एग्जाम, हर एग्जाम के लिए ये एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं। कोई भी तैयारी कर रहे हो, ये सवाल बहुत बढ़िया हैं, जुड़े हुए हैं उन सबसे। और जो इंफॉर्मेशन एनरिचमेंट में करूंगा, उससे आप लोग कोई भी एग्जाम डील कर सकते हो, इन क्वेश्चन से, इन कॉन्सेप्ट के साथ डील कर सकते हो। तो प्लीज, दिवेश मूलचंदानी कह रहे हैं वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ओके, या अदर्स ऑल्सो, क्विकली गाइस, 10-20 सेकेंड्स लेकर आप इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसका कॉन्सेप्ट, इसके पीछे क्या है मुदीमैन कमेटी, और ये सारे जो इतने सारे एक्ट्स गिवन हैं, ये क्या थे। अगर आप न्यू हैं, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, आप रेस्ट अश्योर्ड रहिए, आप बेफिक्र रहिए, आप सबको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मैं दूंगा।
करेक्ट, अगर करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है ये भी मैं बताऊंगा। कुछ इसमें अगर सही है तो क्यों सही है, इसका जिक्र भी मैं आपके साथ करने वाला हूं। Guys, the correct answer to this question is A. मुदीमान कमिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से जुड़ा हुआ है। आई रिपीट, मुदीमान कमिटी 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जुड़ा हुआ है, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बेसिस पे बने थे। यार ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आप लोगों ने अगर सुने भी हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि सर इनका मतलब नहीं पता, सर ये क्या रिफॉर्म्स थे। तो यार मॉन्टेग्यू तो पहले भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ये ध्यान रखना है आपको। चेम्सफोर्ड भारत के वाइसरॉय थे। कंबाइन तौर पे इन्होंने रिफॉर्म्स दिए थे भारत को, कंबाइन तौर पे इन्होंने रिफॉर्म्स दिए थे भारत को। और सॉरी, और इन रिफॉर्म्स के तहत, आई एम रियली सॉरी, इन रिफॉर्म्स के तहत अलेक्जेंडर मुदिमान, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप करी गई एक कमेटी थी, अलेक्जेंडर मुदिमान जी के अंतर्गत, अब ये एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, इनके अंतर्गत एक कमिटी सेटअप हुई थी अलेक्जेंडर मुदिमान के लिए, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रावधानों को रिव्यू कर पाए, समीक्षा कर पाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजंस का और उसकी कमियों को बता पाए। यार कोई भी आज के टाइम में कमेटी बनवाई जाती है सरकार के द्वारा, उसका काम यही तो होता है, कुछ अच्छी बात है तो उसके बारे में बताएं, कोई बुरी बात है तो उसके बारे में बताएं। वैसे ही अलेक्जेंडर मुदिमान के अंतर्गत जो मुदिमान कमेटी बनाई गई थी, इट रिव्यूड द डिफेक्ट्स, उसने समीक्षा करी और कमियां और खामियां बताई, समीक्षा करी, कमियां और खामियां बताई। इसीलिए एस शिवसामी अय्यर, यार ये नाम थोड़े मुश्किल जरूर है, पर बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस शिवसामी अय्यर और डॉक्टर आर.पी. परंजपे, नाम देखिए कितना महान है इनका, परम जपे, ये सदस्य थे मुदिमान कमेटी के, जो कि चेक करने आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के डिफेक्ट्स या कमियों को। ऐसे ही हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स 1909, जिसने भारत के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक चुनाव व्यवस्था की शुरुआत करी थी, पृथक चुनाव व्यवस्था की शुरुआत करी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स 1909, 10 साल पहले ही, देखिए 10 साल का फर्क है, आया था। और हाँ, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था भारत के अंदर, पृथक चुनाव व्यवस्था दी गई थी। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अंतर्गत आप देख पाएंगे कि भारत के अंदर एस.पी. सिन्हा नाम के एक शख्स थे, जो अंग्रेजों के जो वाइसरॉय होते थे उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसरॉय अंग्रेजों के, उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद के सदस्य, पहले भारतीय लॉ मेंबर के तौर पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में बने हैं। ठीक है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट तो भारतीय भाषाओं के अंदर भारतीयों की प्रेस के ऊपर रोकथाम के लिए यह कानून लाया गया था लिट्टन के द्वारा। लिट्टन कौन थे? लिट्टन अंग्रेजों के एक वाइसरॉय थे, उनके द्वारा 1878 में। तो ये बाकी ऑप्शंस के बारे में मैंने बताया। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। मैं चाहूंगा आप इसे पहले शांति से पढ़ें, सोचें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज that separate electorates were awarded under the Model Minto reform. Second statement says the first session of All India Hindu Mahasabha was held. The first session of All India Hindu Mahasabha was held. Right? The chronology आपको इन सबका क्रम अनुसार बताना है। तो सेकंड स्टेटमेंट बताया। थर्ड है, आगा खान led a Muslim delegation to the Viceroy Lord Minto and Muslims participated in Rowlatt and Khilafat agitation. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दो राष्ट्र सिद्धांत के विकास के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। मॉडल मिंटो सुधार के तहत अलग अलग निर्वाचकों को सम्मानित किया गया था बेटा। सेकंड स्टेटमेंट कहता है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन हुआ था।
तीसरा स्टेटमेंट कहता है आगा खान ने वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो के समक्ष एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। और चौथा स्टेटमेंट कहता है राउलेट और खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों ने भाग लिया। कालक्रम में ऊपर दी गई घटनाओं को प्रारंभ से नवीनतम में व्यवस्थित करें। सो ओल्ड टुवर्ड न्यू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। बहुत अच्छा, इट इज अ वेरी हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन। मैं चाहूंगा आप लोग समय लें, सोचें एंड प्लीज 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 इसका आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ शेरों, शुरू हो जाओ। गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन। मैं फिर आपको रिस्पेक्टिव ईयर्स बताऊंगा। ठीक है, अगर एग्जैक्ट ईयर, क्योंकि बच्चों आपको भी प्रॉब्लम होती होगी यार हिस्ट्री में, सर ईयर याद नहीं रहते। आई नो दिस प्रॉब्लम, मैं एक स्टूडेंट के तौर पे खुद फेस कर चुका हूं, इसलिए मैं दूसरे स्टूडेंट्स का ये पेन समझ सकता हूं। मैं आपकी हेल्प करूंगा इन सबको याद करने में और समझ करने में। आप पहले सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। आपके सिविल सर्विस एग्जाम, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, ईपीएफओ एग्जाम, हर एग्जाम के लिए एवरग्रीन और बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। आपको थोड़ा शांति का समय देता हूं, सोचिए, 30 सेकेंड्स लीजिए, जवाब दीजिए, पर मेरे को चाहिए मैक्सिमम लोगों से आंसर। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी रिस्पेक्ट करिएगा, जवाब देने के प्रयास जरूर करिएगा। प्लीज क्विकली क्विकली। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। और मैं देख रहा हूं रवि कुमार, निधि वशिष्ठ एंड दिवेश, अविनाश ऑल्सो सिंग सी। चलो ठीक है बेटा, इसका आंसर सी है, इसका आंसर सी है। 3124, 3124 एक करेक्ट आंसर कैसे है ये मैं बताता हूं। एक मिनट सुनिएगा, शांति से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट, आगा खान ने वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो के समक्ष एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। आगा खान लेड अ मुस्लिम डेलीगेशन टू द वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो। दिस एक्चुअली हैपेंड एंड दिस हैपेंड इन 1906, 1906। मुस्लिम लीग बनने से पहले की बात है। मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को बनी, 30 दिसंबर 1906। एंड द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग वाज कॉल्ड नवाब साहब थे नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। ढाका जिसको हम कहते हैं बांग्लादेश की कैपिटल है, उसके नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका 1906 30 दिसंबर को वो आगा खान के साथ ढाका मतलब ढाका के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। उससे पहले मुस्लिम डेलीगेशन, एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल, लॉर्ड मिंटो जो कि वाइसरॉय थे, जिनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट कहा जाता है, मिंटो जी को, ये नाम भी आपको याद रखना है, मिलके आए थे नवाब सलीमुल्लाह ढाका और आगा खान, और नवाब साहब और आगा खान को श्रेय दिया जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए। जिन्ना साहब को सब जानते हैं, जिन्ना को तो सब जानते हैं। मुस्लिम लीग के बनने में जिन्ना का रोल नहीं था, मुस्लिम लीग को जिन्ना ने बाद में ज्वाइन किया है। तो ये 1906 थर्ड स्टेटमेंट मैं बता चुका हूं। इसके अगले साल का, इसके आगे क्या हुआ, 1907 के अंदर ही 1907 के अंदर ही सेपरेट इलेक्टरेट्स दिए गए, मुस्लिम्स को पृथक चुनाव व्यवस्था दी गई, अलग निर्वाचक मंडल दिए जिसमें मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट कर सकते हैं, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई पारसी मुस्लिम्स को वोट नहीं कर सकता। तो एक निर्वाचन की प्रक्रिया अलग कर दी गई थी, और ये अलग यही बंटवारा था जो भारत को 1947 के अंदर दो हिस्सों में, दो देशों में बांट गया। तो 1907 में सेकंड 3-1 फर्स्ट स्टेटमेंट हैपेंड, सेपरेट इलेक्टरेट्स दिए गए मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के तहत। इसके अलावा इसके बाद ही जो घटना हुई वो हुई पहला सेशन ऑल इंडिया हिंदू महासभा का 1915 के अंदर। ऑल इंडिया हिंदू महासभा का पहला सेशन मैं जानना चाहता हूं कौन सी जगह पे हुआ था, हरिद्वार में हुआ था। ऑल इंडिया हिंदू महासभा का पहला सेशन हुआ 1915 के अंदर। तो देखिए एक तरीके से अब हिंदू भी प्रतिक्रियावाद पे आ चुके हैं मुस्लिम्स के साथ साथ। मुस्लिम लीग अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर रही है, हिंदू इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए भी हिंदू महासभा बनाई गई। और फाइनली
मुस्लिम्स ने राउलेट और खिलाफत एजिटेशन में पार्टिसिपेट किया 1920-1930 के समय काल के दौरान। 1920-1930 के समय काल के दौरान, तो 1920 1922 तक के टाइम पीरियड तक। इसलिए फोर्थ लास्ट है, इसका करेक्ट आंसर है सी। इसका करेक्ट आंसर है 3124। फाइनली मेरे को आपको बताना है राउलेट और खिलाफत एजिटेशन क्या थे। राउलेट बिल लेकर आए थे अंग्रेज, जिसमें भारतीयों की सिविल लिबर्टीज, भारतीयों की स्वतंत्रता अंग्रेजों के द्वारा, सिविल लिबर्टीज अंग्रेजों के द्वारा छीनी जा रही थी। अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों की लिबर्टीज, भारत की स्वतंत्रताएं छीनी जा रही थी। हमें बिना बेल के जेल में डाल दिया जाता था। भारतीयों को ना वकील की सुविधा दी जाती थी, ना बताया जाता था किस बिया पे, किस जुर्म में अरेस्ट किया जा रहा है। तो सिविल लिबर्टीज अरेस्ट की गई थी राउलेट बिल के दौरान भारतीयों की। और बस यही नहीं, खिलाफत एजिटेशन, वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने पे ब्रिटिशर्स ने तुर्की नाम के एक देश को हरा दिया था। और जितनी भी मुस्लिम्स के लिए पूजनीय स्थल थे, वर्शिपिंग साइट्स थी, वो सारी तुर्की की जो खलीफा या खलीफ के अंतर्गत आती थी, अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले ली और खलीफा को इन सारी स्थलों से दूर कर दिया। और ये मुस्लिम्स को पूरे दुनिया के बाद नगवारा थी, इसलिए भारत के मुसलमानों ने भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। पर ये 1920s की बात है। इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आपका शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अली जैसे महान लीडर्स जुड़े हुए थे। गांधी जी भी इसमें जुड़े हुए थे। थर्ड क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता चुका हूं। फोर्थ क्वेश्चन, महात्मा गांधी मेड अनटचेबिलिटी एन इशू ऑफ पब्लिक कंसर्न फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1920s. Which of the following effort is are correct in this regard? Non-cooperation resolution 1920 mentioned the removal of untouchability as a necessary precondition for attaining Swaraj. When communal award 1932 was offered, Gandhi went on fast unto death. All India Depressed Class League was formed in 1935 with Mahatma Gandhi as the president. महात्मा गांधी ने 1920 के दशक में पहली बार अस्पृश्यता को सार्वजनिक चिंता का मुद्दा बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास इस संबंध में सही है? पहला पॉइंट, असहयोग संकल्प 1920 स्वराज प्राप्त करने के लिए अस्पृश्यता को पूर्ण रूप से समाप्त करने को आवश्यक बताता था। दूसरा पॉइंट, जब 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की पेशकश की गई थी तो गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए थे। और तीसरा पॉइंट, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीग का गठन 1935 में किया गया था, जिसके प्रमुख स्वयं महात्मा गांधी थे। सही उत्तर का मैं आपसे चाहता हूं, सही उत्तर आप मुझे दें इस सवाल का। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में बताया है। आप सबको नमस्कार। मेरा जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, वेलकम यू ऑल, वेलकम यू ऑल। रवि कुमार, स्वागत है आपका बेटा, बहुत बढ़िया। आप सवाल दीजिएगा। हालांकि ये क्लास सिविल सर्विस एग्जाम की है, पर ये ईपीएफओ एग्जाम और अलग अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के टॉपिक लेकर आए हैं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के। आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी ये टॉपिक है, बहुत जरूरी ये सेक्शन है। प्लीज जल्दी से आप लोग अपने इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करें। आप लोगों के लिए हम बाइलिंगुअल नेचर के लिए, हिंदी इंग्लिश के लिए, आईएएस की परीक्षा, सिविल सर्विस की परीक्षा और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए सवाल लेकर आए हैं। प्लीज जल्दी से, और यार अपने फ्रेंड्स के साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप पे शेयर करो, स्प्रेड करो इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। यार अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आपको। प्लीज प्लीज स्प्रेड द वर्ड, राइट। क्विकली आंसर करने की कोशिश करें। मैं आपको 20 सेकेंड्स और देता हूं, 20 सेकेंड और देता हूं। अभी तक मेरे पास कम ही आए रिस्पॉन्स। क्विकली गाइस, क्विकली। मैं आपका प्रोत्साहन भी करता रहूंगा साथ साथ। बच्चे, जवाब देना ज्यादा जरूरी है। सही हो या गलत हो, उससे बेहतर है जवाब देना चाहिए हमें। चलिए मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूं फिर, ठीक है। काफी लोग अब तक रिस्पॉन्ड कर चुके हैं। लेट मी जस्ट टेल यू द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट्स बी। बेटा बी सही जवाब है आपका। सुनते रहिएगा, बी कैसे सही जवाब है। बी कहता है 1 और 2 कथन सही है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग, यह शुरू करी गई थी गांधी जी के द्वारा नहीं, जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम
जिनकी बेटी मीरा कुमार थोड़े समय पहले लोकसभा की स्पीकर होती थी। बाबू जगजीवन राम जो दलित नेता थे, शेड्यूल कास्ट के बहुत बड़े नेता थे, बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट का काम किया इन्होंने अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए। तो महात्मा गांधी नहीं, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीग के फाउंडर थे आपके, इसके फाउंडर बाबू जगजीवन राम थे, वो इसके प्रेसिडेंट बने थे, ये इसके प्रेसिडेंट बने थे। यहां पे आपके साथ ट्रिक हमने जो रखी क्वेश्चन के अंदर वो यहां थी। महात्मा गांधी हालांकि हरिजन के लिए हरिजन सेवा संघ बनाए थे, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग बनाए थे, और इसके अलावा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, बाबू जगजीवन राम प्लीज याद रखिएगा, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। यार इसकी स्थापना आपकी ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना आपकी गांधी जी के द्वारा करी गई थी 1932 के अंदर, जिसको बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम पे जाना गया, हरिजन सेवक संघ के नाम पे जाना गया बेटा। और ये बॉडी हरिजन सेवक संघ वास्तव में वाकई बहुत ज्यादा हरिजन या दलित्स के लिए इंप्रूवमेंट का काम करती थी। इसके अलावा और भी बॉडी थी जैसे कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो कि शुरू की गई थी आपकी बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। बी आर अम्बेडकर, एक मिनट का नाम सही से लिखता हूं, अम्बेडकर जी के द्वारा। तो इन संस्थाओं पे आप देखेंगे 2018-19 की परीक्षा में भी सवाल निकले हैं, यूपीएससी क्या ये फेवरेट टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। अंबेडकर जी जिन्होंने महार सत्याग्रह या महार सत्याग्रह की शुरुआत करी थी, ठीक है, बी आर अम्बेडकर और एन शिवराज इसके फाउंडर थे। आज के टाइम में इसको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कहते हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका सही जवाब बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन या असहयोग संकल्प 1920 में स्वराज प्राप्ति की मांग थी और अस्पृश्यता खत्म करने की मांग, पूरी तरह समाप्त करने की मांग, अनटचेबिलिटी करने की बात करी थी। और आज भी हम समाज के संविधान में आर्टिकल 17 के द्वारा अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता को पूरी तरह खत्म कर पाए हैं। स्वराज भारत के अंदर लेकर आने के लिए किया गया था और वाकई आज तो हमारे पास स्वराज है ही, सेल्फ रूल है ही। मोदी जी ने भी तो यही बात करी थी स्वराज की। और कम्युनल अवार्ड 1932 के अंदर सांप्रदाय अवार्ड जो मिला था, गांधी जी पूना पैक्ट के बाद बैठ गए थे आमरण अनशन पे, क्योंकि हिंदूज और दलितों को, कास्ट हिंदू और दलितों को बांटने की कोशिश की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज के प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड, ये मैकडोनल्ड वही मैकडोनल्ड है जो आप सोच रहे हैं, ये नाम है इनका, रामसे मैकडोनल्ड अंग्रेजों के प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने भारतीय दलितों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक चुनाव व्यवस्था, अलग मतदान का तरीका बनाया था जिसमें सिर्फ दलित ही दलित को वोट करेंगे। पर गांधी जी ने ऐसे होने नहीं दिया, क्योंकि दलितों का भारतीयों के साथ, हिंदुओं के साथ बंटवारा हो जाता, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति की तरफ एक ये कदम था। तो कम्युनल इलेक्टोरेट 1932 के खिलाफ गांधी जी पूना के अंदर यरवड़ा जेल में, जहां संजय दत्त को भी रखा गया था, आमरण अनशन के लिए बैठ गए थे और उन्होंने ये प्रोविजन वापस करवाया मुस्लिम्स को, जो बी आर अम्बेडकर जी के साथ बैठकर इन्होंने नेगोशिएट करवाया और मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स को खत्म करवाया, जॉइंट इलेक्टोरेट, संयुक्त निर्वाचन मंडल की बात करें जिसमें प्रांतों के अंदर 71 में से सीटें बढ़ा के 147 कर दी गई थी दलित के लिए। पहले दलितों को 71 सीट रिजर्व या आरक्षित मिलती थी प्रांतों के चुनावों के अंदर, अब वो बढ़ा के दुगनी कर दी गई थी, डबल कर दी गई थी, 147 कर दी गई थी फॉर दलित सीट्स इन द प्रोविंसेस, फॉर इलेक्शंस इन द प्रोविंसेस आफ्टर द पूना पैक्ट, जब गांधी जी आमरण अनशन के लिए बैठे थे। 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट सही है, 3 गलत है। महात्मा गांधी नहीं, जगजीवन राम थे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। मैं जितना आपको बेटा नॉलेज दे पाया मैंने दिया इतने कम समय में, ठीक है। अगर कोई चीज मिस कर गया, पॉइंट मिस कर गया, मुझे माफ करना। मैंने आई ट्राइड टू गिव एंड शावर एज मच इंफॉर्मेशन पॉसिबल। मैंने कोशिश करी आपके ऊपर बरसात करूं जितनी जानकारी की मैं दे सकता हूं। ऐसे ही अब हम 5वां सवाल देखने वाले हैं, 5th क्वेश्चन देखने वाले हैं। इन अगस्त 1928 जवाहरलाल नेहरू लॉन्च द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, Which among the following was not objective of the organization? अगस्त 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया लीग के लिए स्वतंत्रता का शुभारंभ किया। निम्नलिखित में से कौन सा इस संगठन का उद्देश्य नहीं था?
आप इन 4 उद्देश्य को देखिएगा और प्लीज इसका सही जवाब देने की या इसका जवाब देने की जरूर से कोशिश करिए। मैं चाहता हूं आप सब लोग पार्टिसिपेट करें और इस क्वेश्चन का आंसर दें। क्विकली प्लीज दोस्तों शुरू हो जाए, सवाल का जवाब देने का कोशिश करें। मैं आपके डाउट्स भी देख रहा हूं, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स जा रहा है आप लोगों का, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। यू कैन डू इट। आप कोशिश कर सकते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन को अच्छे से समझें और जवाब देने का प्रयास करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू लुक एट द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर। इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करें बेटा प्लीज। ठीक है, डी के साथ जा रहे हैं आप सब लोग, डी पिक कर रहे हैं। दयाशंकर ने कहा सी, देवेश मूलचंदानी डी कह रहे हैं, रानी साहू डी कह रही हैं। ठीक है, मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूं, इसका सही जवाब बताता हूं। सही जवाब आपका सही है, डी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगस्त 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की शुरुआत करी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर, और इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत करी, जिसका काम क्या था, तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव्स भारत के लिए लेकर आने का। डोमिनियन स्टेटस नहीं, हम डोमिनियन स्टेटस की अवधारणा के मुखालफत करते थे। भारत में क्या लेकर आना चाहते थे हम, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग करी थी हमने। पूरी आजादी चाहिए थी। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू की संस्था को, दूसरी बात कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करी, बता चुका हूं। तीसरी बात इन भारतीय गणतंत्र इंडियन रिपब्लिक की मांग करी थी ऑन सोशलिस्ट लाइन, समाजवाद के तरीके से। ऑन सोशलिस्ट लाइंस इंडिया वांटेड एन इंडियन रिपब्लिक टू बी देयर, एंड ये एक समाजवाद की दिशा में किया गया कार्य था। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, करेक्ट आंसर आई हैव टोल्ड यू, डी। एंड गाइस, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई। जवाहरलाल नेहरू तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जुड़ गए पूरी तरह से। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की ऑर्गेनाइजेशन और बनाई, और फिर आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर तो इन्होंने अपना योगदान दिया ही था। आप लोग कहेंगे सर डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? बेटा, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नाम के देश अंग्रेजों को अपना सर्वे सर्वा मानते थे, नोट भी इनके नोटों पे भी इंग्लैंड की रानी की फोटो होती थी, वैसे ही भारतीय डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहा था। आप समझना चाहते हैं डोमिनियन स्टेटस को, समझें। डोमिनियन स्टेटस उन बच्चों की तरह होता है जिनके माँ बाप के अंतर्गत आते हैं। वो माँ बाप, मदर या फादर, उनकी आइडेंटिटी बच्चा ही होता है। तो हमारे माँ बाप होते ब्रिटिशर्स, पर हम अपने डिसीजन लेने के लिए स्वायत्ततापूर्ण, ऑटोनॉमस तरीके से अपने डिसीजन ले सकते हैं, तो वी आर द चिल्ड्रन। तो डोमिनेंट स्टेटस बिल्कुल वही है। हमारे माँ बाप कौन है? ब्रिटिशर्स, जिनकी बात हम सुनते रहेंगे समय समय पर इंडियंस, क्योंकि हमारे पास डोमिनियन स्टेटस है, हम अपना स्वतंत्र और स्वायत्त रूप से संचालन करेंगे। वी विल वर्क इन ए ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंट मैनर। अगर आप ऐसे एक फैमिली से कंपेयर करके देखें तो सेम चीज डोमिनियन स्टेटस होती है, डोमिनियन दर्जा होता है। और कंप्लीट इंडिपेंडेंस क्या? अंग्रेज अपना अलग, इंडिया अपना अलग, पूरी तरह स्वतंत्र, अपने सारे डिसीजन भारतीय आजाद तरीके से ले सकती है। पर डोमिनियन स्टेटस में क्या है? ब्रिटिश के पास भारतीयों की संप्रभुता है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस में भारतीयों के पास भारतीयों की संप्रभुता है या सॉवरेनिटी है। आई रिपीट, ब्रिटिशर्स हैव द सोवरेनिटी अंडर डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडियंस, बट अंडर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस रूल इंडियंस ओनली हैव द सोवरेनिटी ऑफ देमसेल्व्स। करेक्ट आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं, हम छठे सवाल पर चलते हैं बहुत तेजी से। आगे है आपका, हु वाज और वर द नेशनलिस्ट अगेंस्ट हुज अरेस्ट पीपल कॉन्ग्रीगेटेड एट जलियांवाला बाग ऑन 13 अप्रैल 1919। तो वह कौन से क्रांतिकारी थे जो जिनके गिरफ्तारी के विरोध में लोग 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे, जहां पे बहुत ही बेरहमी से जनरल डायर नाम के एक ब्रिटिश आर्मी के नेता ने उनका नरसंहार किया। ही कमिटेड मास टिरनी, ही कमिटेड मास मर्डर ऑफ द पीपल हु वर congregated there at जलियांवाला बाग on this particular date, but for whom, कौन से लीडर्स थे? मैं चाहूंगा आप सब लोग इनका जवाब दें और हमारे शहीदों को भी शत शत नमन करें, जो कि अंग्रेजों की गोलियों के द्वारा
अंग्रेजों, ये जो कायर अंग्रेज थे इनके द्वारा मारे गए, उनको भी नमन करें और इसका सही जवाब देने का प्रयास करें। क्विकली 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 बेटा, क्विकली। बहुत अच्छा सवाल है, वाकई बहुत अच्छा सवाल है। इसकी संभावना है आपके एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम, ईपीएफओ एग्जाम, हर जगह पूछे जाने की। और आज तो हम आपके लिए बाइलिंगुअल नेचर के लिए भी लेकर आए हैं क्लासेस, हिंदी इंग्लिश। विश्वास मिश्रा, 3:30 बजे हम सिविल सर्विसेज की क्लासेस की टाइमिंग होती है। वैसे हम ईपीएफओ एग्जाम की भी तैयारी करवाते हैं, पर ये सारे यूपीएससी एग्जाम में कॉमन ही है ये चीजें। तो यार फ्रीडम स्ट्रगल तो एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमन है हर जगह। सी, आप लोग कह रहे हैं सी, आपको मैं बता ही देता हूं, सही जवाब बिल्कुल सही कहा आपने, सी है। देखिए बेटा, शांति से समझने का प्रयास करिएगा। जलियांवाला बाग अमृतसर नाम की एक जगह थी जहां पे 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था 1919, आज से 101 साल पहले की बात है। जहां पे लोग डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू नाम के ये एक बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे, नेशनलिस्ट पॉलिटिशियंस थे। इनके अरेस्ट के विरोध में एकत्रित हुए थे। पर एकत्रित होने का एक बड़ा कारण यह भी था, एकत्रित होने के लिए एक बड़ा कारण यह भी था कि ये लोग बैसाखी त्योहार जो पंजाब के अंदर बहुत जोर शोर से मनाया जाता है, उसके लिए एकत्रित हुए थे जलियांवाला बाग में। पर एक जनरल डायर नामक बहुत ही बुरा व्यक्ति अपनी सेना को लेकर आया और खुलेआम गोलीबारी कर दी भारतीयों के ऊपर। काफी भारतीय मारे गए। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के को छुड़ाने के लिए, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपका सही जवाब सी है। और मैं शहीदों को शत शत नमन करना चाहता हूं। 101 साल पूरे हुए हैं इस साल। और ऊधम सिंह जी के बारे में आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। शहीद ऊधम सिंह जी, आपने जनरल डायर का नाम सुना भी? जनरल डायर को मारा नहीं था ऊधम सिंह जी ने। एक और व्यक्ति था जिसका बहुत सिमिलर नाम था, ड्वायर। ड्वायर वॉज ए ब्रिटिश ऑफिसर। ऊधम सिंह ने हत्या करी थी माइकल ओ ड्वायर की, जनरल डायर की नहीं। जनरल डायर तो अपनी मौत मरा यार, उसको कोई बीमारी थी, अपनी मौत मरा। उसके लिए हंटर कमीशन भी बनाया गया था। फटाफट नोट कर लो इस चीज को। हंटर कमीशन ने जनरल डायर को दोषी नहीं माना। मतलब अंग्रेज इतने हठी थे, इतने बुरे थे कि अब इसने इतना बड़ा नरसंहार किया, फिर भी मास जेनोसाइड के बाद भी ही वॉज नॉट कंसिडर्ड कल्पेबल, ही वॉज नॉट कंसिडर्ड एज ए कल्प्रिट। सच वॉज द ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ब्रिटिश। जनरल ड्वायर, सॉरी नॉट जनरल, माइकल ओ ड्वायर, ये इस जमाने में एलजी थे। दिल्ली में एलजी होता है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी शब्द का नाम सुना होगा। ये पंजाब के एलजी थे। इनको हमारे शहीद ऊधम सिंह जी ने लंदन में इनके घर पे जाके लंदन में जाकर गोली मारी अपने शहीदों का बदला लेने के लिए। ऊधम सिंह जी को भी शत शत नमन है। हम 7वें सवाल पे बढ़ते हैं। और वास्तव में बेटा ये सवाल और भी ज्यादा सुंदर और भी ज्यादा रोचक है। दिस इज एक्सेप्शनल क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू आंसर इट। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पुट ऑल योर एफर्ट इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। आई रिपीट, I'll talk about the question now. Consider the following statement with regard to the activities which were undertaken by HRA, Hindustan Republic Association, under the leadership of Chandrasekhar Azad and Bhagat Singh. First statement says that Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Rajguru shot dead Saunders, the police officer responsible for lathi charge in Lahore, for which eventually it took the life of Lala Lajpat Rai. That's why they shot the person Saunders. Second statement talks about Bhagat Singh helped establish the Punjab Naujawan Bharat Sabha as a open wing of revolutionaries to carry out political work amongst the youth. Choose the correct statement or statements given below as the correct answer obviously. निम्नलिखित में से कथन जो है उनमें से आपको बताना है कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के नेतृत्व में HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा क्या क्या किया गया था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने लाहौर में लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें लाला लाजपत राय की जान गई थी। भगत सिंह ने युवाओं के बीच राजनीतिक कार्य के लिए पंजाब नौजवान भारत सभा को क्रांतिकारियों के खुले मंच के रूप में स्थापित करने में सहायता की थी। कौन सा कथन सही है उसका चयन कीजिए। 30 सेकंड से 1 मिनट ले सकते हैं आप।
30 seconds to 1 minute you can take and please try to answer the correct statement of this, correct answer to this question. मैं चाहूंगा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सवाल है, बहुत वेल बैलेंस्ड है, डिफिकल्ट भी है, सिंपल भी है, आप इसका आंसर देने की कोशिश करें. स्टूडेंट्स इसका सही आंसर देने की कोशिश करें, आप देखिए, समझने की कोशिश करिए. प्लीज क्विकली ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन गाइस. इसका आप सही जवाब देने की कोशिश करें. प्लीज प्लीज क्विकली ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. देख पा रहा हूं आप लोग काफी प्रयास कर रहे हैं. बिल्कुल निधि वशिष्ठ, साइमन गो बैक, आप लोग समझ पा रहे हैं, आप लोग जान पा रहे हैं इसका सही जवाब क्या है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स. ऐसे ही कोशिश करें, ऐसे ही प्रयास करें. राइट, गुड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर सिविल सर्विस एग्जाम. बाइलिंगुअल नेचर का है ताकि हिंदी भाषी, अंग्रेजी भाषी दोनों का फायदा हो सके. बोथ द इंग्लिश एंड इंडियन ऑडियंस इज केटर्ड इन दिस क्वेश्चन सो दैट बोथ कैन बी बेनिफिटेड. राइट, पूरे भारत के अंदर हर व्यक्ति का इन सवालों के द्वारा प्रैक्टिस करवाने का मेरा इरादा है. मैं चाहूंगा इसको स्प्रेड करें, आप ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करिएगा यार, जरूरी है, और प्रोत्साहित करिए हमें अपना फीडबैक देते हुए साथ साथ. इसका करेक्ट स्टेटमेंट, इसका आंसर का करेक्ट आंसर है बी. B is the correct answer. Both 1 and 2 are absolutely correct. दोनों कथन बिल्कुल और बिल्कुल सही है. भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने सॉन्डर्स को बिल्कुल मौत के घाट उतारा था, क्योंकि लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट करने के दौरान लाहौर में साइमन गो बैक के नारे लगाते लगाते बेचारे सर पे एक लाठी खा गए और उनकी उसके द्वारा मृत्यु हो गई. succumbed to his injuries and he finally laid his life in that particular area and Bhagat Singh was deeply hurted. He was deeply hurt. वो बहुत ज्यादा आहत हुए थे इस बात से, इसलिए उनका बदला लेने के लिए उन्होंने सॉन्डर्स, हालांकि वो चाह रहे थे कि और पुलिस कमिश्नर को गोली मारने का, पर सॉन्डर्स की हत्या कर दी उन्होंने, क्योंकि सॉन्डर्स ने आदेश दिए थे लाठी चार्ज के, दैट्स वाई. और भगत सिंह ने पंजाब नौजवान भारत सभा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन, नौजवान संस्था थी भारत के अंदर, एक रेवोल्यूशनरी या क्रांतिकारियों का एक खुला भाग था. इसने पंजाब के क्रांतिकारियों को, नौजवानों को एकत्रित किया लोक राजनीतिक कार्यों के लिए, पॉलिटिकल वर्क के लिए, और ये पूरे इंडिया के अंदर नौजवान भारत सभा ने रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी को बढ़ाने में मदद करी. दोनों स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट है. 8th क्वेश्चन पे हम चलते हैं. M.K. Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, issued a manifesto in March 1920 announcing his doctrine of non-violent non-cooperation movement. With regard to the non-cooperation movement, consider the following statements. First statement: C.R. Das moved the main resolution on non-cooperation at the annual session of the Congress in Nagpur. Lokmanya Tilak organized Ganpati and Shivaji festival to arouse patriotic feelings. Subhash Chandra Bose supported the movement and resigned from the civil service. Which of the following statements given above are correct? महात्मा गांधी ने मार्च 1920 में एक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें उनके अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन के सिद्धांत की घोषणा की गई थी. असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला कथन: सीआर दास ने नागपुर में, चित्तरंजन दास ने नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग पर मुख्य प्रस्ताव रखा. दूसरा कथन कहता है लोकमान्य तिलक ने देशभक्ति की भावनाओं को जगाने के लिए गणपति और शिवाजी उत्सवों का आयोजन किया. तीसरा कथन कहता है सुभाष चंद्र बोस ने आंदोलन का समर्थन किया और सिविल सेवा से इस्तीफा दिया था. ऊपर दिए गए कथनों का सही जवाब देने का प्रयास करें. वेरी ब्यूटीफुल एंड डाइवर्सिफाइड और विविधता से बड़ा हुआ सवाल आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें अलग अलग बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशन और लीडर्स के बारे में पूछा है. वाकई बहुत सुंदर क्वेश्चन है. इसका सवाल इसका जवाब देने की कोशिश करें. प्लीज इसका जवाब देने की कोशिश करें,
क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी, सी आर दास, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सारे बड़े बड़े लीडर्स के नाम हैं, सारे बड़े बड़े नेशनल लीडर्स के नाम हैं, राइट. शिवानी इज सेइंग डी. सुजना थोगुटा इज सेइंग डी. निधि इज ऑल्सो सेइंग सर ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, एब्सोल्युटली. रुचि आर्य सेइंग डी. ओके, चलिए आप लोग प्लीज बाकी भी जवाब दीजिए. मूक दर्शक बन के नहीं रहना. यू शुड नॉट बी अ mere spectator. You should answer while you are at it. Understood? I request. That is why I'm requesting all the students. Try to answer. What will happen? You will give a wrong answer. Who cares, man? Seriously. Go for it. सही जवाब देने का प्रयास करें. गलत भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है. प्रयास करना जरूरी है. पूनम is saying good question, sir. I know Poonam. That is why it has been brought to you. सही जवाब है इसका बेटा बी. 1 and 3. 1 and 3. रीजन बीइंग, लोकमान्य तिलक ने गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल की शुरुआत करी थी पैट्रियोटिक फीलिंग्स को बढ़ावा देने के लिए. आई एम सॉरी, इट इज डी. स्टेटमेंट जंबल हो गए थे. ओके, इट्स डी डी डी. बिकॉज आप लोगों को नीचे दिख नहीं पा रहा होगा, नीचे डी लिखा है. B is not the correct answer. It's D. All 3 statements are correct. सी आर दास ने नागपुर के अंदर एनुअल सेशन कांग्रेस का जो नागपुर था वहां पे नॉन कोऑपरेशन की रेजोल्यूशन पारित करी थी, बिल्कुल करी थी. लोकमान्य तिलक, डी इसका सही जवाब है. ठीक है, डी इसका सही जवाब है. डी, नॉट बी. दैट इज मिक्स्ड अप हियर. आई एम सॉरी फॉर दैट. सुभाष चंद्र बोस ने मूवमेंट को सपोर्ट किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, असहयोग आंदोलन को, जो 1920-21 में शुरू हुआ था. सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आईसीएस, यहां तो आईएएस हमारा क्लियर नहीं हो रहा, वो साहब आईएएस क्लियर करके उसको छोड़ के भारत के नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन करे. ऑल करेक्ट है. ठीक है, डी. ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अंडरस्टूड. 1, 2 and 3 आर एब्सोल्युटली करेक्ट. सी आर दास भारत के अंदर एक स्वराजिस्ट लीडर थे. स्वराजिस्ट का मतलब है ये चुनाव लड़ना चाहते थे, चुनावों में लड़ना चाहते थे 1919 एक्ट के हिसाब से, इसलिए इनको स्वराजिस्ट कहा जाता था, ये और मोतीलाल नेहरू. लोकमान्य तिलक ने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल का इस्तेमाल किया पैट्रियोटिक फीलिंग्स को बढ़ावा देने के लिए. सुभाष चंद्र बोस ने मूवमेंट को सपोर्ट किया और सिविल सेवा से रिजाइन किया. बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं. 9th क्वेश्चन कहता है, Consider the following statements related to non-cooperation movement launched by Gandhi ji in 1921. गांधी जी ने 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो लॉन्च किया था, इसके बारे में दिया गया क्वेश्चन है. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज एंडोर्स्ड एट नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1920. बिल्कुल. और कांग्रेस डिसाइडेड टू अटेन स्वराज थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल. Muhammad Ali Jinnah, Annie Besant and some other leaders supported the movement. Select the correct answers from the above statements. गांधी जी द्वारा 1921 में असहयोग आंदोलन के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला कथन है, असहयोग आंदोलन को 1920 के नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में समर्थन दिया गया था. सेकंड स्टेटमेंट, कांग्रेस ने अतिरिक्त संवैधानिक जन संघर्ष के माध्यम से स्वराज प्राप्त करने का निर्णय लिया था. तीसरा स्टेटमेंट कहता है, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और कुछ अन्य नेताओं ने आंदोलन का समर्थन किया. उपरोक्त दिया गया कथन कौन सा सही है और सही नहीं है? ये सही है. इसमें करेक्ट वन यू हैव टू सिलेक्ट. करेक्ट आंसर यू हैव टू फाइंड. बिल्कुल. लोकमान्य तिलक की जिस तारीख को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, उसी टाइम पे लोकमान्य तिलक जी उसी टाइम पे स्वर्ग सिधार गए थे. बिल्कुल सही कहा आपने. मैं आप अगर मुझसे पूछेंगे कि बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक की एग्जैक्ट डेट ऑफ डेथ क्या थी, दैट वाज 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920. और इस तारीख को भारत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चालू करने का फैसला लिया गया था. तो इसलिए तिलक स्वराज फंड, एक फंड बनाया गया था, तिलक स्वराज फंड, जिसमें 1 करोड़ रुपए आए थे भारत की आजादी के, भारत के लिए स्वराज लाने के लिए. तिलक स्वराज फंड जो तिलक जी की याद में बनाया गया था उनकी मृत्यु उपरांत, आफ्टर हिज डेथ. Okay, Mr. Varanium is also answering D. Right? So people are going with the flow and answering all of the above. Is it? Or is there any underlying assumption? Why is it correct? Using Google or what? Daya Shankar B कह रहे हैं, नरेंद्र सेन D कह रहे हैं, अंशिका दुबे सिंह 1 and 2. Okay, S शुक्ला D, वर्षा D. बता ही देता हूं यार. A है इसका करेक्ट आंसर. अब आप कहेंगे
मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट डिड नॉट दे डिड नॉट। जिन्ना साहब, एनी बेसेंट ने सपोर्ट नहीं किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। एनी बेसेंट 1916 के सितंबर के महीने में अपना खुद का होम रूल लीग ज्वाइन कर चुकी थी, लॉन्च कर चुकी थी, होम रूल लीग शुरू कर चुकी थी। ये 1920 तक आते आते शांत पड़ गई थी और गांधी जी के 1921 के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये स्टेटमेंट गलत है। बिकॉज क्यों नहीं किया था, आपके एक मन में सवाल आएगा ही आएगा, क्यों नहीं किया था। रीजन ये था कि एनी बेसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, अंग्रेजों के द्वारा जो संवैधानिक सुधार किए गए थे, संवैधानिक सुधार किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, उससे खुश थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, शॉर्ट में यहां GOI 1919 लिख रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से खुश थी। तो 1 and 2 आर दी ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। A इज द करेक्ट आंसर, 1 and 2 इज करेक्ट, थर्ड वन इज नॉट करेक्ट। एज आई टोल्ड यू द रीजन, आपको मैंने कारण बताया किस कारणवश ये गलत है। और दोस्तों सही जवाब आपका इसका A है। पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नागपुर सेशन में CR दास के द्वारा बिल्कुल नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करी गई थी। नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करी गई थी बच्चों। प्लीज ये आपको ये बात याद रखनी है। बस यही नहीं था, कांग्रेस ने स्वराज को बढ़ावा दिया था और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक जन विरोध का फैसला लिया था, जन संघर्ष का फैसला लिया था। तो ये तो सही है अपने आप में। नागपुर सेशन के अंदर कांग्रेस के CR दास ने रेजोल्यूशन पारित करी थी। तिलक साहब की 1 अगस्त 1920 को ये मृत्यु हो गई थी, जिस तारीख को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था। बहुत ही गद्दावर नेता थे भारत के, और ही फॉर हिज मेमोरी, इन द सेक ऑफ हिज मेमोरी 1 करोड़ रुपए का फंड आया था तिलक स्वराज फंड के नाम से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगले ही सवाल पे हम बढ़ते हैं, 10वां सवाल। विद रेफरेंस टू राउलेट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? इनमें से क्या क्या स्टेट कथन सही है? राउलेट एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेडिशन कमिटी। फर्स्ट स्टेटमेंट, इन राउलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राइड टू यूज द होम रूल लीग। डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद द राउलेट सत्याग्रह। क्या कहना चाह रहे हैं कि राउलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? राउलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। राउलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। साइमन कमीशन आगमन के विरुद्ध लीग का उपयोग करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, बताएं कौन सा सही है? प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, विच वन इज द करेक्ट आंसर। एंड गाइज, अगर आप अभी पहली बार लाइव देख रहे हैं, सब्सक्राइब से जरूर कर लिएगा हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आपकी फ्यूचर के अंदर जो भी हमारी वीडियोस आती हैं जरूर से देख पाएंगे। एंड यस, डू लाइक द वीडियो एज वेल, लाइक जरूर से करिएगा। ठीक है, और अगेन माय नेम इज VK वसु कटारा, पीपल कॉल मी VK सर। इफ द स्टूडेंट्स हियर हैव जॉइन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं यार। अब लेट्स लुक एट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अभी आंसर्स गाइस, क्विकली अपने आंसर्स जल्दी से दीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। वसु नहीं है रवि कुमार, वसु नाम है, वसुदेव कृष्ण के नाम पे, वसुदेव कृष्ण के नाम पे वसु नाम है मेरा, नॉट वशु। ठीक है, आप जो कह लें प्यार से यार, हमें तो बस स्टूडेंट्स के भविष्य के बारे में सोचते हैं। आप कुछ भी नाम से बुलाइए हमें। प्लीज 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 ट्राई टू आंसर गाइस, ट्राई टू आंसर। चलिए आपको इसका करेक्ट आंसर बताएं हम दोस्तों। इसका सही जवाब है आपका B। कैसे? सुनो सुनो, राउलेट सत्याग्रह आपका सेडिशन कमेटी के बेसिस पे था। बिल्कुल, सिडनी राउलेट के नाम पे ये राउलेट बिल्स आए थे, 2 बिल थे।
सिडनी राउलेट के नाम पे, ये दो बिल्स थे, राउलेट कमीशन के दो बिल्स आए थे सिडनी राउलेट के नाम पे, जो कि एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे। तो राउलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का इस्तेमाल करने की कोशिश करी थी। बिल्कुल, गांधी जी 1920 में होम रूल लीग के, ऑल इंडिया होम रूल लीग के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है। गांधी जी 1920 में होम रूल लीग के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ये बात तो बेटा आपको याद रखनी है। सिडनी राउलेट के राउलेट बिल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, और डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद राउलेट सत्याग्रह। अरे कहां यार, कहां की बात कहां लिंक हो रही है स्टेटमेंट में। राउलेट एक्ट का विरोध 1918-1917 के आसपास हुआ, और साइमन कमीशन 1928 में आया, 10 साल के बाद। टाइम पीरियड ही अलग है। देखो, क्रोनोलॉजी बदल दी, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया आपने स्टेटमेंट में, पूरा क्वेश्चन ही बदल दिया स्टेटमेंट में। और स्टेटमेंट का बी इज द करेक्ट आंसर, 1 and 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 3 गलत है, 3 गलत है। डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद द राउलेट सत्याग्रह, दिस इज रॉन्ग। ये कहां 1917-18 की बात है, वो कहां 1928 की बात है। साइमन कमीशन 1928 के अंदर आया था, कायदे से तो 27 के अंदर शुरू किया था इसने काम, पर 1928 के अंदर भारत के अंदर आया था। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बेसिस पे बना हुआ एक्ट भी कहते हैं, उसको रिव्यू या उसकी समीक्षा करने के लिए आया था। भारत के अंदर 7 सदस्य थे और 7 गोरे थे, इसलिए इसको ऑल वाइट कमीशन भी कहा जाता था। इंडिया में जहां भी गया इसको काले झंडे दिखाए थे, साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल दूर दूर तक सही है नहीं। 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, यस। 10th क्वेश्चन ये था। और दोस्तों, यहाँ पे आज का हमारा 10 क्वेश्चन की MCQ सीरीज फॉर आर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम एंड फॉर अदर EPFO स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स, ऑल सच एग्जाम्स हैज बीन डन। गाइस, कैसा लगा आपको ये सेशन? अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तारीफ करनी है तारीफ करो, बुराई करनी है बुराई करो, पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ give me your feedback so that our team can also get to know that whether you like it, ताकि सीरीज को हम कंटिन्यू रख सके। हमें पता चलेगा कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे ज्यादा से ज्यादा, राइट? सो थैंक यू गाइस, थैंक यू आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करने का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट गाइस। यहीं पे हम लोग आज को इस सेशन को बंद करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। गुड बाय, गुड लक, टेक केयर, जय हिंद आप सबको।